रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को लेकर आपने बहुत सारे वीडियो भी देखे होंगे, बहुत सारी खबरें भी पढ़ी होंगी। लेकिन हम आपको इनसे अलग आसान भाषा के अंदर बताएंगे यूक्रेन और रूस के विवाद की वास्तविक कहानी क्या है, कहां से और कैसे शुरू हुई। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे चैनल और बहुत सारी खबरें पढ़ने के बाद भी हकीकत बात क्या है, क्या वास्तविकता है, उसका पता नहीं चल पाए। तो हम बहुत आसान भाषा में, बहुत संक्षेप में आपको बताएंगे क्या है रूस और यूक्रेन के बीच विवाद की असली वजह, कब कैसे यूक्रेन आज़ाद हुआ, कब कैसे यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ता गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जागरूकता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम लाते हैं आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और मुद्दों की आपको देते हैं हम सबसे पहले सटीक जानकारी। तो बात कर रहे हैं हम रूस और यूक्रेन विवाद के बारे में। रूस और यूक्रेन विवाद के बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में थोड़ा सा इसका इतिहास भी जानना जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत की अगर बात करें तो यूक्रेन रूस साम्राज्य का ही हिस्सा था, रूस साम्राज्य का यानी कि भाग था। 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत होती है, जिसे रूसी क्रांति कहा जाता है। अब यहीं पर रुक जाइए, आप कहेंगे कि मैं आपको टॉपिक से अलग लेकर जा रहा हूं, लेकिन रूसी क्रांति के बारे में भी जानना थोड़ा सा जरूरी है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जान लीजिए रूसी क्रांति क्या थी। लगातार वहां पर बढ़ती हुई दास प्रथा और लगातार वहां पर किसानों और मजदूरों के ऊपर एक प्रकार से जो अत्याचार बढ़ रहा था, और वहां के स्थानीय यानी कि रूस की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, वहां का तानाशाही जो शासन था, इसके जो लगातार अत्याचार बढ़ रहे थे, इसके परिणाम स्वरूप ही रूसी क्रांति की शुरुआत हुई। यहाँ तक कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वहाँ की स्थानीय जमीन थी, जो भूमि थी, उसका 67% यानी कि 67% जो हिस्सा था वो सामंतों के पास, 13% चर्च के पास था, और किसानों को अपने ही खेतों में मजदूरों की भांति काम करना पड़ता था, काम करने के लिए विवश होना पड़ता था। यही कारण थे रूसी क्रांति के। तो रूसी क्रांति की शुरुआत हो जाती है 1917 में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। 1918 में यूक्रेन अपनी आजादी की घोषणा कर देता है। अब आपने सुना होगा 1991 में की थी, 1991 पर भी आएंगे, उससे पहले 1918 के अंदर भी यूक्रेन अपनी आजादी की घोषणा कर चुका था, लेकिन फिर से वो आजादी उसकी आजादी में नहीं रही। लेकिन 1921 के अंदर क्या होता है, लेनिन की सेना से हार के बाद, जब लेनिन की सेना से हार हो गई, उसके बाद में 1922 में यूक्रेन सोवियत संघ का हिस्सा बन गया। अब जब यूक्रेन सोवियत संघ का 1922 में हिस्सा बन गया, फिर उसके बाद लगातार यूक्रेन के जो लोग थे वो रूस से अपनी यानी कि आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। आज़ादी प्राप्त करने के लिए इनके बीच में संघर्ष चलता रहा और वहां पर लगातार तनाव की स्थिति भी बढ़ती रही। इसी दौरान रूस के खिलाफ कई प्रकार के हथियारबंद जो समूह होते हैं, जो गुट होते हैं, वो भी सामने आए और लगातार वहां पर विद्रोह चलता रहा। इसी विद्रोह को दबाने के लिए एक वहां पर नेता थे, उनके द्वारा क्या किया गया, जिस शहर का आजकल आप नाम सुने होंगे, क्रीमिया, इस क्रीमिया को उनको उपहार स्वरूप दे दिया गया, यानी कि उनको गिफ्ट के रूप में दिया गया। तो 1954 की बात है, सोवियत संघ के नेता थे खुश्चेव। तो निकिता खुश्चेव ने इस विद्रोह को दबाने के लिए, यानी कि जो आजादी की मांग चल रही थी, क्रीमिया आइलैंड को यूक्रेन को उपहार स्वरूप दे दिया। अब आता है 1991, यानी कि जो साल आपने अभी सुना होगा। 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यह सोवियत संघ का विघटन होना यूक्रेन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। इसी दौरान यूक्रेन ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 2010 के अंदर क्या होता है, रूस के समर्थित यानी कि रूस के पक्ष माने जाने वाले प्रकार से, जिस प्रकार से अमेरिका और अफगानिस्तान की कहानी कही जाती है, तालिबान से पहले आप जानते होंगे वहां पर राष्ट्रपति कौन थे, उनको कहा जाता था कि वे अमेरिका के कठपुतली राष्ट्रपति हैं। वहां पर हालांकि चुनाव भी होते थे, लेकिन यही कहा जाता था कि अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर शासन करता है और अमेरिका के इशारे पर वहां की सरकार काम करती है। वो ठीक उसी प्रकार से 2010 के अंदर रूस समर्थित विक्टर यानुकोविच नामक व्यक्ति यूक्रेन के राष्ट्रपति बन जाते हैं। और यह भी कहा जाता है कि जो विक्टर यानुकोविच थे, रूस की कठपुतली के रूप में काम करते थे, और इनका इतना ज्यादा भारी विरोध हुआ क्योंकि ये यूक्रेन का विरोध तो ना कहें, एक प्रकार से विरोध भी आप कह सकते हैं, रूस के हित में ज्यादा काम कर रहे थे। इस कारण इनका इतना ज्यादा विरोध हुआ, इनको 2014 में अपना पद ही त्यागना पड़ा और इनको अपने पद को छोड़कर एक प्रकार से भागना पड़ा, ये आप कह सकते हैं। तो इन्होंने छोड़ दिया अपना पद, कब, 2014 में। अब जब जाहिर सी बात है, रूस समर्थित जो राष्ट्रपति यहाँ पर रूस ने एक प्रकार से अपने तैनात कर रखे थे, बना रखे थे, हालांकि थे वहीं के, तो उनको जब हटा दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद विवाद तो, तनाव तो लगातार यहाँ पर बढ़ ही रहा था। उसके बाद 2014 के अंदर रूस क्या करता है, फिर से हमला कर देता है, और जो क्रीमिया जिसको उपहार स्वरूप दिया गया था, इस क्रीमिया शहर के ऊपर, यूक्रेन का जो क्रीमिया शहर था, इसके ऊपर हमला करके उसको अपने कब्जे में ले लेता है। फिर अब वर्तमान की अगर बात करें, दिसंबर 2021, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बहुत लंबे समय से नाटो की सदस्यता लेने का प्रयास कर रहा है, तो रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस के अंदर नाटो के कदम
पैर पसारे यानी कि नाटो का विस्तार हो। हालांकि रूस की सीमा से सटे हुए कई अन्य जो देश हैं वो भी नाटो के सदस्य हैं, लेकिन यूक्रेन को बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या नाटो की सदस्यता ले। 2021 के अंदर यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्होंने नाटो की सदस्यता लेने का यानी कि नाटो की मेंबरशिप लेने का ऐलान किया था और लगातार ये नाटो की सदस्यता लेने के मान सकते हैं कि आप बहुत करीब थे। इसी कारण यूक्रेन रूस से नाराज हो गया, रूस जो है यूक्रेन से नाराज हो गया और इसके परिणाम जो भी हैं वो फिलहाल आपके सामने है, क्योंकि रूस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। अब यह अलग बात है कि रूस कितना बड़ा है और यूक्रेन कितना छोटा है, विवाद का आने वाले समय में परिणाम क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब ये भी अलग बात है कि उसको यानी कि यूक्रेन को अकेला अन्य देशों ने क्यों छोड़ा है। हालांकि ऐसा भी होता है कि अगर यूक्रेन के पास में नाटो की सदस्यता आ जाती तो फिर तो मिलकर सभी 30 या 31 देश जितने भी उस समय शामिल होते यानी कि नाटो के टोटल जितने भी देश होते वो सभी फिर रूस के ऊपर हमला करते, क्योंकि नाटो का अगर संविधान उसके नियम की अगर बात करें तो उसके अंदर ये है कि जो भी अगर जितने भी मान लीजिए कि जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से किसी एक के ऊपर भी कोई भी देश हमला करता है तो उसके लिए जो लड़ाई लड़ेंगे वो सभी देश सम्मिलित होकर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे। तो ये नाटो क्या है जिस नाटो को लेकर रूस यूक्रेन से इतना नाराज हुआ, रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, ये नाटो क्या बला है, क्या बवाल है, कैसा संगठन क्या है, नाटो के बारे में बताएंगे आपको अगले आने वाले एपिसोड के बारे में। तो हमारे द्वारा दी गई आपको जानकारी कैसी लगी, आपको क्या लगता है, और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि रूस क्यों नहीं चाहता यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो नाटो के बारे में बताएंगे और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। हमने आपको इतिहास बताया, साथ ही साथ इसके अंदर रूसी क्रांति भी बताई। इसके अलावा नाटो के बारे में भी अगले आने वाले एपिसोड के अंदर एक प्रकार संक्षिप्त रूप में सब कुछ कवर करेंगे, विस्तार भी होगा उसका, कुछ छोड़ेंगे भी नहीं, लेकिन आपको सभी कुछ उसके अंदर वीडियो के अंदर बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल जागरूकता पर हमारे साथ। अगर जागरूकता को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपनी राय हमारे साथ जरूर रखें कि आपको क्या लगता है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा।